हेलो क्लास 12, यू आर एट शिक्षक जंक्शन विद आयुषी अग्रवाल। क्योंकि अब नहीं तो कब, एट लेक्चर सेकेंड। ठीक, क्लास 12 का लेक्चर 2 में आ गए हैं आज हम। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत कुछ बताया था। एक्चुअली में बहुत कुछ में क्या बताया था, आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ द चैप्टर इनटू विच वी विल बी डीलिंग विथ सम लेक्चर, से 20 to 25 लेक्चर, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। आई हैव नो आइडिया कि कितना होगा, लेकिन हाँ इतने तो होंगे ही। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, एक बार देखो जरा। हमने पढ़ा था कि RDNA क्या होता है। इस R का मतलब क्या होता है, दैट R stands for recombinant and what does this recombinant symbolizes, ये हमने अपने लास्ट के लेक्चर में देख लिया था। अब आगे बढ़ेंगे और हम क्या देखने वाले हैं, इस RDNA को बनाने के लिए, इस RDNA के कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर इस रिकॉम्बिनेंट DNA को, अब एक और स्पेसिफिक वर्ड आ जाएगा, इंजीनियर करने के लिए, व्हाट ऑल टूल्स यू रिक्वायर। ठीक, तो हम आज के इस लेक्चर से क्या कंटिन्यू करने वाले हैं। कंटिन्यू का मतलब इस लेक्चर से आगे आने वाले 5 से 6 लेक्चर्स आपके टूल्स ऑफ RDNA पर ही चलेंगे। सो बी वेरी केयरफुल, टूल्स ऑफ RDNA। ठीक, सबसे पहला टूल को बताने से पहले फर्स्ट लेक्चर आपको याद करना पड़ेगा। उस लेक्चर में मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रैटेजी समझाई थी, याद है। स्ट्रैटेजी में डायग्राम मैंने आपको बताया था फ्लो चार्ट के थ्रू, जिसमें सबसे पहला एक जो डायग्राम इधर यहाँ मैंने बनाया था, यहाँ पर कुछ लिखा था, जहां पर लिखा था डोनर सेल। उस डोनर सेल का DNA हमको चाहिए था इन ऑर्डर टू गेट इनटू आवर वेक्टर। ये सब मैं लास्ट क्लास की बात कर रही हूँ। अगर लास्ट लेक्चर आपने अच्छे से देखा है तो आपको एकदम से याद आ जाएगा, नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देखिए, तभी समझ में आएगा इस लेक्चर में मैं क्या बताने वाली हूँ, अदरवाइज नहीं आएगा। क्योंकि पूरे सारे के सारे जो टूल्स हैं वो उसी बेसिक स्ट्रैटेजी पर काम करेंगे। ठीक, बाकी जो स्ट्रैटेजीज या जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी टेक्निक्स चेंज होती जाएंगी वो मैं आपको अपडेट करती जाऊंगी, लेकिन बेसिक वही रहेगा। So be very aware and always keep that strategy in your mind, otherwise you will not be able to get what I am teaching you. ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा डोनर सेल लिखा था, जिसका DNA हमने बोला था टारगेट DNA है, सबसे पहला टूल होगा हमारा उस टारगेट DNA को आइसोलेट करना। तो सबसे पहला टूल इज आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ DNA। अब आइसोलेशन तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों करना है, प्यूरिफिकेशन क्यों करना है वो और देखो जरा। DNA कहां पर प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर, सबको पता होना चाहिए अभी तक तो ये बात। कहां पर नहीं पता तो देख लो, आंसर आपको खुद से मिलना चाहिए। न्यूक्लियस के अंदर। क्या सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ DNA ही प्रेजेंट होता है कि और भी ऑर्गेनेलिज होती हैं? ऑब्वियसली बहुत सारी ऑर्गेनेलिज होती हैं, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। जब आप सेल के अंदर से DNA को निकालने की कोशिश करेंगे तो ये कॉमन सेंस है कि बाकी की सारी चीजें भी बाहर आएंगी, तो वहां से हमें आइसोलेट भी करना है DNA और फिर प्यूरिफाई भी करना है, बिकॉज यू विल गेट RNA, you will get proteins, you will get carbs, you will get lot many organelles when you will mechanically disrupt the cell. सबसे पहला पॉइंट इस आइसोलेशन या प्यूरिफिकेशन ऑफ DNA से, ये यहां से नहीं जाना चाहिए, एक्चुअली में ये एरो यहां से जाना चाहिए। न्यूक्लियस के अंदर होता है DNA, और इस टेक्निक को करने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले यू नीड द मैकेनिकल सेल डिस्रप्शन। अगर you are worried about the study material तो you need not to, because I'll provide you with that. For that you have to DM or you have to just contact me on the number that I have already provided on the channel, or through the comment section also you can approach me. ये दोनों ज़्यादा feasible है। अब Gmail के थ्रू भी आप चाहो तो कर सकते हो, बट वो शायद आप लोग नहीं करोगे, लंबा प्रोसीजर है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैकेनिकल सेल डिस्ट्रप्शन करेंगे। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जिससे सेल मैकेनिकली डिस्ट्रप्ट किया जा सकता है, जिससे कि जो सेल के अंदर के कंपोनेंट्स हैं, यानी कि इंट्रासेल्यूलर कंपोनेंट्स बाहर आ जाएंगे। ऐसा करके अब फिर से इंट्रासेल्यूलर कंपोनेंट्स है, इंटरसेल्यूलर कंपोनेंट्स नहीं लिखेंगे आप। इंट्रासेल्यूलर और इंटरसेल्यूलर में बहुत बड़ा अंतर होता है। अंतर अभी मैं नहीं बताऊंगी, जब
बात आएगी उसको बताने की तब समझाऊंगी, ठीक है। अभी ध्यान रखो, इंट्रा सेल्यूलर कंपोनेंट्स बाहर आ जाएंगे उससे, और वो सारे कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं। डीएनए के साथ साथ आएगा आपका आरएनए। आरएनए बहुत बड़ा हर्डल होता है एक डीएनए को आइसोलेट करने के लिए, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं। आपको आपका डीएनए चाहिए, आरएनए नहीं चाहिए। इसके पीछे भी एक रीजन है। आप आरएनए के साथ में भी काम कर सकते हैं व्हेन यू आर ट्राइंग टू इंजीनियर और यू आर ट्राइंग टू मेक द कॉन्स्ट्रक्ट, क्योंकि आपने जेनेटिक्स वाले पोर्शन में पढ़ेंगे या फिर पढ़ा होगा 11th क्लास में, हाँ, कि आरएनए एंड डीएनए गो हैंड इन हैंड। पहले आरएनए ही बनता है, उसके बाद से हमारा डीएनए बनता है ना। तो व्हाई नॉट, ये क्वेश्चन आना चाहिए आप लोग के दिमाग में, व्हाई नॉट आरएनए, व्हाई ओनली डीएनए वी आर टारगेटिंग टू। उसका आंसर भी आपको वहीं जेनेटिक्स से ही मिलेगा, ठीक। तो आरएनए भी आएगा, वो एक हर्डल बनेगा। इस प्रोसेस को या इस इंजीनियरिंग को करने के लिए उसको निकालना होगा। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, आरएनए को निकालना इजी होता है, लेकिन हाँ, यू नीड टू वर्क ऑन दैट इन ऑर्डर टू सेपरेट ऑल दोज कंपोनेंट्स। तो इंट्रासेल्युलर कंपोनेंट्स बाहर आएंगे, जिससे आपको आपका डीएनए या फिर आरएनए प्यूरिफाई करना है। उसके लिए फिर से बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे कि यू हैव सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक, यू हैव इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये सारी टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बायोटेक को स्टडी करने के लिए, एंड यू नीड हैंड्स ऑन ऑल दीज टेक्निक्स इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर, ठीक है। हाँ, मैं ऐसे भी लेक्चर्स बनाने वाली हूँ, कुछ जनरल लेक्चर्स जो इन टेक्निक्स के बारे में डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी नहीं, शायद थोड़ा आगे जाके वो लेक्चर्स आएंगे। अगर आपको अभी चाहिए होंगे वो लेक्चर्स, तो उसके लिए भी आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि मैम प्लीज डू कम विद दीज लेक्चर्स ऑल्सो, वी नीड दैट, तो वो भी बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और प्रेसिपिटेशन भी हो सकता है, और भी बहुत सारी टेक्निक्स है, सिर्फ ये टेक्निक नहीं है। अगेन अब यहाँ से देखो स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी। बेसिक स्ट्रैटेजी हो गई वही कि क्या करना है हमें, हमारा आरएनए या डीएनए आइसोलेट करना है या फिर प्यूरिफाई करना है। ये प्यूरिफिकेशन की टेक्निक्स हैं, ठीक है। लेकिन कौन सी टेक्निक यूज होगी इन तीनों में से, या फिर और भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ तीनों ही हो। That depends on what? That depends upon the nature of the host cell, whether it is bacterial or it is viral or it is fungal. In fact, animal भी हो सकता है, ठीक। डीएनए कहाँ से निकाल रहे हैं आप, वो डिपेंड करेगा कि कौन सी टेक्निक या फिर इन तीनों के अलावा और कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसको आप अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू आइसोलेट एंड प्यूरिफाई दी डीएनए। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेक्चर में छोड़ा है कि वाई ओनली डीएनए नॉट आरएनए, ठीक। आपको डीएनए के साथ ही काम क्यों करना है, उसका आंसर आप इस वीडियो से देखकर, मतलब ये वाली वीडियो देखकर, अगर आंसर नहीं आता तो गो टू माय जेनेटिक्स सेक्शन एंड हैव अ व्यू पॉइंट देयर। अगर तब भी नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो की शायद स्टार्टिंग ही इस क्वेश्चन के साथ होगी कि वाई ओनली डीएनए नॉट आरएनए और एनी अदर बायोमोलिक्यूल। इनफैक्ट प्रोटीन के साथ भी आप काम कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन डीएनए ही क्यों चूज करेंगे हम, ठीक है। तो ये है हमारा पहला टूल। ये जो टूल्स वाली है, इसका पहला टूल थोड़ा छोटा है, इसीलिए नेक्स्ट टूल मैं स्टार्ट नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट करेंगे वो। तो इम्पॉर्टेंट है, आगे आने वाले अब लेक्चर्स जो हैं वो धीरे धीरे उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ती जाएगी। अगर आपने एक भी लेक्चर स्किप किया तो ट्रस्ट मी, यू विल नॉट गेट एनीथिंग, राइट। वैसे भी 12th क्लास से समझ में आ जाना चाहिए, शुरू से पढ़ोगे तो आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं आप, बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो then we will meet again in our next lecture with the second tool of this rDNA technology. Till then, take care, have a good day, bye bye, thank you.